हेलो फ्रेंड्स, इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लगातार एक के बाद एक लेक्चर लेके आ रहे हैं आपके लिए। आधुनिक भारतीय इतिहास हमने स्टार्ट किया हुआ है और आधुनिक भारतीय इतिहास में हमने अब तक लगभग 4 से 5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और उसमें से ही दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय जो लोग थे वो किस तरीके से कंपनी के रूप में भारत आते हैं, कौन कौन लोग सबसे पहले आते हैं, उनका कारण क्या होता है, किस तरीके से वो भारत में प्रवेश करते हैं और वो उनके साथ जो संबंध थे भारत के लोगों के या फिर तत्कालीन शासकों के यानी कि मुगल, तो उनको भी अपन देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस तरीके से होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके पीछे की एक कहानी हमें देखने को मिलती है। ये वो कि जब एक समय आता है, एक समय होता है 1453 ईस्वी का। 1453 ईस्वी का एक समय होता है। इससे पहले यूरोप में आविष्कार हो रहे थे, लगातार भौगोलिक खोजें हो रही थी, टेक्निकल क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ इनमें, मानवतावाद, पुनर्जागरण का लगातार यहाँ पे यूरोप में विकास हो रहा था। इन्हीं सब कारणों को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट भारत से लगभग बहुत तेज गति से विकास वहाँ पर हो रहा था। तो दोस्तों दूसरी चीज एक और ये थी कि जो भारत था दोस्तों, एक बार थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे हम कि जैसे ये भारत पड़ता है और भारत जो है यूरोप के पूर्व में पड़ता है, आप लोग सब जानते हो। और यहाँ पे यूरोप आप मान के चलिए कि ये यूरोप है, ये यूरोप है। अब इसमें यूरोप के लोग पूर्व के साथ प्राचीन काल से ही व्यापार करते थे। जैसे रोम के लोग भारत में, अरिकामेडू में सिक्के मिले हैं रोमन व्यापारियों के, बहुत सारे व्यापार प्राचीन काल से होता आया है। तो दोस्तों इसमें क्या था कि जो भारत का व्यापार हो रहा था, या फिर ऐसे मान के चल सकते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश थे, श्रीलंका हो गया, और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ में इनका व्यापार लगातार चल रहा था समुद्र के रास्ते से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट घटना यह घटित हो जाती है दोस्तों कि कुस्तुनतुनिया जो है, कुस्तुनतुनिया, इस पर तुर्की का अधिकार हो जाता है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है 1453 ईस्वी में। पहले ही लिख दिया आपको, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। और ये क्या करता था, एशिया माइनर में था। जो कुस्तुनतुनिया एशिया माइनर में था यानी कि मध्य एशिया में पड़ता था। बोगज कोई का एक अभिलेख भी मिला है यहाँ से, यानी कि व्यापार प्राचीन काल से इस क्षेत्र से होता आया है, प्राचीन काली व्यापार का एक रूट था ये। तो जब 1453 ईस्वी में इस क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो जो यूरोपियंस जिस मार्ग से भारत में व्यापार करते थे उनका व्यापार क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। अब जब व्यापार अवरुद्ध हो गया तो यूरोप के सबसे अग्रणी 2 देश थे उस वक्त। एक तो था पुर्तगाल जो आविष्कार और भौगोलिक खोजों में बहुत आगे थे, और एक स्पेन। एक तो पुर्तगाल था और एक स्पेन था। अब ये लोग क्योंकि भारत के साथ भी व्यापार कर रहे थे और भी अनेक एशियाई देशों के साथ में लगातार व्यापार कर रहे हैं, तो इनका व्यापार पर अवरुद्ध हो जाने की वजह से व्यापार पर कंट्रोल तुर्कों का हो गया। अब जैसे ये व्यापार करे तो इनका व्यापार को भी लूट लिया जाएगा, मतलब बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हो गई और पूरा व्यापार का पूरा मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे जो शासक था जॉन द्वितीय, जॉन द्वितीय एक शासक हुआ करता था, और यहाँ का राजकुमार जॉन द्वितीय, यहाँ का राजकुमार हेनरी नेविगेटर, हेनरी नेविगेटर था। तो यूरोप में 2 अग्रणी देश थे, पुर्तगाल और स्पेन, जो आविष्कार और भौगोलिक खोजों के लिए जाने जाते थे, लगातार बहुत अच्छे से काम कर रहे थे इस क्षेत्र में। दूसरी ओर एक कारण था यहाँ का पुनर्जागरण, मानवतावाद, और इसी तरीके की लगातार और भी काम हो रहे थे, यानी कि टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा विकास हो रहा था। तो ये लोग अपने माल को, यानी कि इस माल को जो, क्योंकि यहाँ से टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा था, वहाँ से वो कच्चे माल खरीदने के लिए उनको बाजार भी चाहिए था, तो उसको खपाने के लिए या फिर व्यापार लगातार जो हो रहा था उसको कंटिन्यू करने के लिए
इन लोगों का जब व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया तो दूसरा मार्ग खोजने का इन्होंने प्रयास किया। अब दूसरा मार्ग कहां से खोजा गया? तो ये पुर्तगाल था, यहां पर, ये यहां पे पुर्तगाल था। यहां का शासक था जॉन द्वितीय। यहां का शासक कौन था? जॉन द्वितीय था। अब ये जॉन द्वितीय भौगोलिक खोजों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, आविष्कारों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, और स्पेन में भी। लेकिन इन पुर्तगालियों ने, जो हेनरी नेविगेटर था, है राजकुमार, इसने, क्योंकि व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर एक यात्री था जिसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। बार्थोलोमेओ डियाज को भारत की खोज करने के लिए भेजा 1487 ईस्वी में। लेकिन क्योंकि वो पूरी तरीके से भारत तक नहीं पहुंच पाया, इससे पहले का उसका एक ये होता है कि वो दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि बीच में पड़ता था अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु तक वो पहुंच जाता है। दक्षिणतम बिंदु तक पहुंच के उसके आगे का रास्ता उसको नहीं पता होता है, तो वहां पर जाकर के ये वापस चला जाता है, और फिर वहां के जो शासक है उस क्षेत्र का नाम रख देते हैं, यानी कि गुड होप, केप होप, गुड होप, केप ऑफ गुड होप इसका नाम रख दिया जाता है। तो इस तरीके से ये इनका पूरा क्रम चलता है। तो ये पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। यहां से आदमी भेजा जाता है, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमेओ डियाज 1487 ईस्वी में ये यहां से शुरू हो जाता है, और यहां से शुरू होकर के अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु था यहां तक पहुंचता है। जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु होता है यहां तक ये पहुंचता है बार्थोलोमेओ डियाज। और अफ्रीका का दक्षिणतम छोर, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु यहां तक पहुंचता है, जहां से आकर के, और इसके बाद ये आगे का रास्ता इसको नहीं पता होता है। बार्थोलोमेओ डियाज को आगे का रास्ता जब नहीं पता था तो ये क्या करता है, ये यहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन जो जॉन द्वितीय है वो अभी भी आशावादी है, बहुत ज़्यादा आशावादी था, और इसने इसका नाम लिखा केप होप गुड होप, यानी कि जो है आशा, एक ऐसी आशा जो आगे भी अच्छी उम्मीद की किरण, एक तरीके से कह सकते हो अच्छी उम्मीद की किरण के रूप में इसको जान सकते हैं। तो उत्तमाशा अंतरिप भी इसका नाम रखा गया, उत्तमाशा अंतरिप, या फिर केप होप गुड होप, केप ऑफ गुड होप, यानी कि एक अच्छी उम्मीद की एक टोपी, इसका नाम दिया जॉन द्वितीय ने। तो यह इस तरीके से आगे कोशिश करते हैं भारत के, या फिर कह सकते हो पूर्व में, ईस्ट में व्यापार करने के, दूसरे मार्ग की खोज करने के लिए, स्पेशली भारत के संदर्भ में। अब क्या होता है दोस्तों, आगे अगर हम देखें तो आगे अगर हम देखते हैं तो पहले तो कौन आ जाता है, बार्थोलोमेओ डियाज, जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक आता है। लेकिन इसी पुर्तगाल से दोबारा, इसी पुर्तगाल के क्षेत्र से दोबारा एक और यात्री भेजा जाता है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक और यात्री होता है, और यह भेजा जाता है, यह भी वही अफ्रीका का जो है उस बिंदु तक, दक्षिणतम जो बिंदु होता है ये अफ्रीका का, इस बिंदु तक पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप इसका नाम रखा गया था, केप ऑफ गुड होप, तो इसका नाम रखा गया। ठीक है भाई,
ये भी हो गया। अब हुआ क्या कि दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप पर ये पहुंचता है, जिसको उत्तमासा अंतरिप कहते हैं। तो ये भी वही जो बार्थोलोमेव डियाज के साथ में हुआ था। बार्थोलोमेव डियाज क्योंकि आगे का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था, उसी तरीके से वास्को डी गामा के साथ भी घटना होती है। लेकिन यहां पे एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिक, गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिक की सहायता से ये बार्थोलोमेव डियाज को तो ऐसा कोई व्यापारी मिला नहीं, लेकिन वास्को डी गामा को मिल जाता है और इसकी सहायता से ये पश्चिमी तट पर पहुंच जाता है। वास्को डी गामा पश्चिमी तट पर पहुंच गया। पश्चिमी तट यानी केरल में पहुंच गया। और केरल में कौन सी जगह है? केरल में कौन सी जगह? केरल में कालीकट। केरल में कालीकट ये पहुंचता है 17 मई 1498। 17 मई 1498 को कालीकट के घाट पर वास्को डी गामा भारत में पहली बार पहुंचता है। और यहाँ का शासक जमोरिन जो था, यहाँ का शासक जमोरिन और यहाँ के शासक जो हिंदू शासक थे उनकी ये उपाधि थी जमोरिन, ये इसका स्वागत करता है। कालीकट के बंदरगाह पर स्वागत किया जमोरिन का। तो दोस्तों आपके समझ में आया होगा कि पुर्तगाल के किस वजह से क्या कारण आया। पहला तो कारण हमने देखा कि कारण इनका भारत आने के कारण, अगर कारणों पे आकर नजर डालते हैं भारत में इनके आने के कारणों में एक करके पहले, तो उनको अगर जाने तो एक बार उनको पहले जान ही लेते हैं पूरा थोड़ा सा डिटेल में। कारण भारत आने के कारण क्या थे इनके। दोस्तों जब ये वास्को डी गामा भारत में आ जाता है तो वास्को डी गामा पहले तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया। अब इसमें मार्ग अवरुद्ध हो गया तो इनका व्यापार का दूसरा मार्ग मिल नहीं रहा था। तो व्यापार सबसे पहला तो मार्ग अवरुद्ध होना। कारण में अगर देखें तो पहला कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होना। भाई कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार अगर हो जाता है तो व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया, जो व्यापार का मार्ग प्राचीन काल से चला रहा था। इसलिए दूसरा कारण व्यापारिक मार्ग का अवरुद्ध होना। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का जैसे ही अधिकार हुआ उसके बाद में इनका जो व्यापारिक मार्ग था प्राचीन काल से ही वो अवरुद्ध हो गया। तो दूसरा कारण व्यापारिक मार्ग का भी अवरुद्ध होना। और तीसरा यूरोप में मानववाद पुनर्जागरण भौगोलिक खोजें इसी के परिणाम स्वरूप हो रही थी। भौगोलिक खोजें एवं आविष्कार। अब तक यूरोप में जो पुर्तगाल था, स्पेशली हम पुर्तगाल के संदर्भ में बात करें तो पुर्तगाल में मानववाद, जिसको पेट्रार्क इसका जन्मदाता था मानवतावाद का, तो मानववाद पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। यहाँ पर लोगों का एक तरीके से पहले धर्म को लेकर काफी लड़ाई होती थी लेकिन वो खत्म हो गया। अब इन लोगों में साइंस के प्रति रुचि पैदा होती है, विशेष रूप से साइंस के प्रति रुचि पैदा होती है, नए नए आविष्कार होते हैं। इसलिए नया एक सवेरा होता है, फिर से जागना होता है। इसका फिर से जागना यानी कि पुनर्जागरण चल रहा था। साइंटिफिक अप्रोच चल रही थी और साइंटिफिक तरीके से हर चीज को जज कर रहे थे। ये अनेक सारी भौगोलिक खोजें भी हो रही थी, ब्रह्मांड का पता लगा जा रहा था और नए मशीनीकरण का आविष्कार शुरू हो गया था। तो इस तरीके से ये अनेक कारण होते हैं जिनकी वजह से लगातार यूरोपियंस जो थे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, साथ ही साथ जो चीज़ें ये खोजबीन कर रहे थे उनका
प्रसार भी करना चाहते थे और जिन देशों के साथ इनका व्यापार था उसको और भी बढ़ाना चाहते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कारण रहा भारत के संदर्भ में, अगर भारत की खोज के संदर्भ में अगर देखें तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार का होना, और दूसरा कि इस अधिकार हो जाने की वजह से व्यापारिक मार्ग का अवरुद्ध हो जाना, यह महत्वपूर्ण कारण था। तो जैसे हमने देखा इधर कि वास्को डी गामा भारत आता है, इसीलिए फिर वास्को डी गामा को यह भेजता है पुर्तगाल से। उस वक्त हेनरी नेविगेटर जो होते हैं राजकुमार होते हैं और वो काफी ज्यादा भौगोलिक खोजों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन्होंने वास्को डी गामा को दूसरी बार, पहला कौन था, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, ये इसको भेजा। आप लोगों को पता है 1487 में, लेकिन यह सफल नहीं हुआ, भारत को यह खोज नहीं सका, यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक ही पहुंच पाया। लेकिन इसके बाद में वास्को डी गामा होता है, और वास्को डी गामा दूसरी बार में वास्को डी गामा को भेजा जाता है। वास्को डी गामा भी वही अफ्रीका के तट पर पहुंचता है जिसको उत्तमासा अंतरिप कहा गया था, केप ऑफ गुड होप कहा गया था, और यहाँ पे गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिक की सहायता से ये भारत तक पहुंच जाता है। कैसे भी करके 17 मई 1498 को कालीकट पे, केरल के कालीकट एक जगह है, वहां पर ये पहुंच गया, और वहां के जो शासक थे जमोरिन, इनकी एक उपाधि थी हिंदू शासकों की, वो इनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यह भारत की खोज की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था। भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन हुआ यात्री, तो वो हुआ वास्को डी गामा। जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाता है कि भारत आने वाले पहला विदेशी कौन था, अगर ऐसा पूछ लिया जाता है तो यह भी पूछा जा सकता है कि यूरोपियंस कौन था पहला, तो वास्को डी गामा। अब दोस्तों इसमें दूसरा एक और क्वेश्चन बनेगा कि कब आया था कब आया था ये, तो ये आया था 17 मई 1498 में कालीकट पर। और कालीकट कहां पड़ता है, केरल में, यानी कि भारत का पश्चिमी तट पर ये लोग सबसे पहले आए थे। इसके बाद में एक और चीज थी, क्योंकि ये व्यापार करने के पर्पज से ही आए थे। वास्को डी गामा जैसे ही आता, वास्को डी गामा दोस्तों 3 बार भारत में आता है। वास्को डी गामा कितनी बार आता है, 3 बार भारत में आता है। एक तो 1498 में, 1503 में, और आता है फिर 1524 में, जो इसकी मृत्यु हो जाती है, और बाद में कनानौर में जो केरल में है वहां पर इसकी समाधि भी है। तो दोस्तों यही चीज हम देख रहे हैं कि जब ये आता है पहली बार 17 मई 1498 ईस्वी को, तो ये यहाँ से कुछ मसाले लेकर जाता है, जिनमें से काली मिर्च एक नाम है। काली मिर्च को ये लेकर जाता है केरल से, और यहां से ले जाने के बाद जो कोई भी चीज जिसकी वस्तु बहुत कम जो केरल में थी, वो वहां पर 60 गुना ज्यादा महंगी मिलती है, 60 गुना ज्यादा उसका वैल्यू होता है। तो यानी कि कोई चीज जो केरल से जो काली मिर्च लेके गया था, मान लो 60 रुपए केजी थी, वो कितना 60 रुपए केजी थी, या फिर ऐसे मान के चलो अगर और सीधे शब्दों में बोलें तो 100 रुपए केजी थी वो। तो ये इसका 60 गुना करेंगे तो यानी कि 6000। जो चीज भारत में 100 रुपए में मिल रही थी, वो पुर्तगाल में जाकर के कितनी महंगी हो गई, 6000 की हो गई। यानी कि 60 गुना ज्यादा इसका फायदा हो रहा था। तो फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि यहां पर और भी ऐसी चीजें हो सकती है जहां पर व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो यूरोपियन सबसे ज्यादा जो भारत में, या फिर कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने का जो मकसद होता है इनका सबसे पहले, तो वो होता है मसाला का व्यापार। मसाला सामग्री के साथ में व्यापार किया जाता है, और यहीं से भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इसमें देखें तो भारत में सबसे पहले आने वाले जो हुए वो पुर्तगाली हुए, भारत आने वाले पुर्तगाली हुए व्यापार करने के लिए 17 मई 1498 को। इसके बाद में डच आते हैं, वो भी उनका भी मकसद यही होता है। फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिस यानी डेनमार्क के लोग आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडन के आते हैं। इस तरीके से ये लोग आने का एक क्रम बन जाता है। तो थोड़ा सा इनके क्रम को भी हम देख लेते हैं। भारत आने का क्रम, जो यूरोपियंस थे इनका भारत आने का क्रम
किस तरीके से था उसको एक बार देख लेते हैं। देखो, अब हमने अभी बात करी थी कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे, तो पुर्तगालियों हम लिख लेंगे यहां पे पुर्तगाली। इसके बाद में क्रमशः, ये क्रम है, क्रम है, ये याद रखने वाली बात है। कभी भी आपके एग्जाम में, स्कूल लेक्चरर में या फिर पीजीटी में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूरोपियंस का आने का क्या क्रम था। इससे पहले ये डीएसएसबी में भी पूछा गया है, आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सका है। क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, वो ये है कि आने का क्रम अलग चीज है और कंपनी की स्थापना होना वो अलग चीज है। दोनों ही अलग अलग है। बहुत बार जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उसी चीज को एक रट्टा मार के चलता हुआ रहता है कि भारत में यूरोपियन कंपनियों की आने का क्रम क्या है। जब उनकी कंपनी की स्थापना होती है उसी को आने का क्रम समझ लिया जाता है, और चूक तो थोड़ी सी ही होती है, उसी में आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में आने का क्रम हम सबसे पहले देख रहे हैं, तो पुर्तगाली, इसके बाद में पुर्तगालियों के बाद में कौन आए भारत में, तो डच। डच यानी हॉलैंड, डच लोग भारत में आते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आने के क्रम की बात कर रहे हैं तो अंग्रेज आएंगे। इसके बाद फिर आएंगे डेनमार्क, डेनमार्क, और इसके बाद फ्रांसीसी, जो महत्वपूर्ण है। तो ये यूरोपियंस जो महत्वपूर्ण कंपनियां थी उनका ये क्रम है। सबसे पहले भारत में कौन आए, पुर्तगाली आए, फिर आए डच आए, फिर आए अंग्रेज आए, फिर आए डेनमार्क यानी कि डेनिस, इनको डेनिस भी कहते हैं, और फिर लास्ट में कौन आए, फ्रांसीसी। जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उनमें फ्रांसीसी। तो दोस्तों ये इनका आने का क्रम है, यूरोपियंस के आने का ये क्रम हो गया। अब एक चीज देखो, आपको यूरोपियंस आए उससे पहले इन्होंने अपनी कंपनियां भी शुरू करी। इन्होंने कुछ, क्योंकि एक प्लान बना के ये लोग भारत में आए थे, ऐसे नहीं कि उठ के आ गए थे। इन्होंने, क्योंकि व्यापार करने के लिए भारत आए थे, तो व्यापार करने का भी इनका एक तरीका था कि व्यापार कहाँ से कैसे किया जाए। जैसे कि पुर्तगाली अगर भारत आते हैं तो पुर्तगालियों ने कंपनी की स्थापना की, पहले उस कंपनी की स्थापना की जाती है और कंपनी के माध्यम से ये एक एक करके अपने आदमियों को भेजते हैं और व्यापार करने का काम शुरू करते हैं। जिस तरीके से डच आते हैं तो ये भी अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं तो ये भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, और आने के बाद में अपनी व्यापारिक कोठियां भी स्थापित करते हैं, उसके माध्यम से व्यापार करना शुरू करते हैं। डेनमार्क भी वही और फ्रांसीसी भी उसी तरीके से। तो ये आने का क्रम है, यानी कि आने के क्रम में क्या हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आने का क्रम क्या हो सकता है, क्योंकि कोई यूरोपियंस जो भी आता है, जैसे मान लो कि भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियंस में हमने देखा वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा ये बना यूरोपियंस में सबसे पहले आने वाला। जो भी आदमी आया है यूरोप से वो भारत का में आने वाला पहला आदमी होगा, तो उनका आगमन का क्रम पूछा जाएगा। तो सबसे पहले वास्को डी गामा आता है, फिर डच आते हैं, और उसके बाद में अंग्रेज आते हैं, डेनमार्क के लोग आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। इस तरीके का ये आने का क्रम है। लेकिन अब हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण कि कंपनी की स्थापना, जो इनकी कंपनियां हुई थी, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद में हम देख सकते हैं पुर्तगाली कंपनी, ऐसे अनेक सारी कंपनियों को एक करके जानेंगे। तो कंपनी और स्थापना, कंपनी, उसकी स्थापना और आने का वर्ष। स्थापना कब होती है, कंपनी की स्थापना पहले कब होती है, फिर आती कब है भारत में, तो सब चीजें अलग अलग है, सब अलग अलग है। देखो कंपनी, अब कंपनी सबसे पहले कौन सी आती है, पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाल के लोग सबसे पहले आते हैं। पुर्तगाल कब आता है, 1498 में, 1498 में। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पुर्तगाली
कि कंपनी की स्थापना 1498 में, पुर्तगाली आते भी 1498 में ही है भारत में, लेकिन एक कंपनी जो कारखाना खोलते हैं उसमें भी अंतर है। यह भी चीज देखनी पड़ेगी कि भारत में आने में और कारखाना खोलने में अंतर है अभी। तो अगर हम देखें तो भारत में ये आ तो गए थे, जैसे कि अभी अंग्रेज आते थे, तो अंग्रेज कब आए भारत में? 1599 में जॉन मिल्डन हॉल आ गया था। जॉन मिल्डन हॉल भारत आ गया था। कंपनी की स्थापना भी 1599 में की जाती है और दिसंबर में इसको अनुमति मिल जाती है, यानी कि 1600 में इसको दिसंबर 1600 में इसको अनुमति मिल जाती है। तो कंपनी की स्थापना भी तब होती है, लेकिन आने वाला अंग्रेज भी अगर माना जाता है तो जॉन मिल्डन हॉल मान लिया जाता है। लेकिन कंपनी की स्थापना होगी, अंग्रेज भी भारत में आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि इनको व्यापारिक कारखाना सबसे पहले कहां से या कब शुरू करने को मिलता है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 110% की संभावना रहती है कि यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन का जो चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। वो प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे अपन। देखते हैं अपन एक एक करके सबको। 1498 में, और इस कंपनी आने का वर्ष भी, क्योंकि आते भी 1498 ही है वैसे तो अंग्रेज पुर्तगाली, लेकिन जो व्यापारी कारखाना पहली बार खोला जाता है वो 1503 ईस्वी में खोला जाता है। 1503 ईस्वी में। तो अंग्रेज पुर्तगाली भारत में कब आए थे? 1498 में। स्थापना जो पुर्तगाली कंपनी थी इसकी भी 1498 में ही होती है। दूसरा, डच या हॉलैंड, डच या हॉलैंड, इस कंपनी की स्थापना जो होती है ये होती है 1602 में। हमने वहां पर, क्योंकि ये कंपनी की आने का क्रम अगर पूछे तो यहां पर हम जो लिख रहे हैं ये उनका है आने का क्रम था। पहले हम लिख चुके थे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, है ना, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, इस तरीके से वो क्रम आएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका स्थापना का क्रम, आने का क्रम अलग चीज है, स्थापना सब पहले किसकी होती है उनको हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार देखो, पुर्तगाल, और पुर्तगाल के बाद में अब, क्योंकि डच नहीं लिखेंगे यहां पर। क्यों नहीं लिखेंगे डच? क्योंकि डच कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। इससे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है ना। तो दूसरे नंबर पर अब आएगा अंग्रेज, EIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1599 ईस्वी में। स्थापना और अनुमति 1600 ईस्वी में। स्थापना 1599 में और भारत में व्यापार करने की अनुमति 1600 ईस्वी में हो जाती है। और महारानी कौन होती है यहां पर? महारानी एलिजाबेथ। स्थापना की हम बात कर रहे हैं, हालांकि इसको फिर लंबे समय के लिए बढ़ा दिया जाता है, किसके द्वारा? जेम्स प्रथम के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। तो यह है। अब आने का क्रम जो है भारत में कब आए? इस कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, अनुमति मिल जाती है, और इसके बाद में 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में व्यापार के रूप में अंग्रेज आते हैं। क्योंकि जॉन मिल्डन हॉल तो आता है, पहली बार आने वाला अंग्रेज कौन होता है? जॉन मिल्डन हॉल होता है। अगर उसको भी मेंशन करें हम एक व्यापारी के रूप में तो वो कर सकते हैं, जॉन मिल्डन हॉल। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल एक अंग्रेज यात्री, लेकिन कंपनी के रूप में पहली बार जब आएंगे तो ये आएंगे 1608 ईस्वी में।
जब अनुमति मिलती है कंपनी की, उसके बाद की मैं बात करूं तो कंपनी की स्थापना हो जाती है 1599 में, और इसके बाद में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आता है भारत में पहली बार। कैप्टन हॉकिंस आता है। तो दोस्तों आप लोगों को देखना, यह भी एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि कंपनी, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है तब भारत में मुगल सम्राट कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो भारत में मुगल सम्राट कौन था, तो अकबर था। लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस भारत में आता है तब कौन सम्राट था, वहां था जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में आता है, जहांगीर के पास में आता है, और जहांगीर से ये फारसी में बात करता है। फारसी में जहांगीर से फारसी में ये बात करता है। फारसी में बात करता है, और जहांगीर जो है इसको 400 का मनसब दे देता है। 400 का मनसब भी दे देता है, यानी कि इससे खुश होता है फारसी में बात करने, क्योंकि आप भी जानते हो कि अपनी खुद की जो मदर टंग लैंग्वेज होती है ना, खुद की लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ना किसी से भी, जो सामने वाले से अगर अपन को टॉक करनी है तो वो ज़्यादा जल्दी इंप्रेस होता है। इसने जो है फारसी में बात की जहांगीर से, और जहांगीर से जैसे ही उसने बात करी तो उसने उसको 400 का मनसब भी दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि पुर्तगाली जो थे, उन्होंने जो जहांगीर था उसको थोड़ा सा भड़का दिया इनके प्रति कि इनको अनुमति नहीं दिया जाए। और ये पहली बार कहां पर आता है कैप्टन हॉकिंस, सूरत में। सूरत में, गुजरात में एक सूरत जगह पड़ती है, सबसे पहले लिख देते हैं। सूरत में जहांगीर से मुलाकात। तो जहांगीर से जो मुलाकात होती है वो सूरत में होती है। जहांगीर से मुलाकात जो होती है वो सूरत में होती है। लेकिन यहाँ पर पुर्तगालियों की ऑलरेडी इससे पहले आ चुके थे, तो उन्होंने बरगला दिया इनको, किसको, जहांगीर को। और उसके बाद में इन्होंने अनुमति नहीं दी व्यापारी कारखाने की स्थापना खोलने की। तो हालांकि क्योंकि जहांगीर इससे काफी इंप्रेस भी हुआ था, 400 का मनसब भी दे देता है इसको, लेकिन उसके बावजूद व्यापार करने की अनुमति, यानी कि एक कारखाना खोलने की अनुमति ये नहीं देता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पुर्तगाल के बाद में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके बाद में, और आने का क्रम भी देखो आप, 1608 में, ये तो आपको ध्यान ही है क्या, या फिर 1599 में। 1608 का पता ही है वैसे तो, व्यापार के रूप में कंपनी की स्थापना के बाद में ये 1608 में आते हैं। लेकिन इधर देखो, डच या हॉलैंड, डच या हॉलैंड, इस कंपनी की जो स्थापना होती है, इस कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। इस कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है, और 1605 ईस्वी में भारत आ जाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो होती है, अनुमति मिल भी जाती है 1600 ईस्वी में, लेकिन भारत में कब तक आ पाते हैं ये कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए, 1608 ईस्वी में। उसी तरीके से डच कंपनी की स्थापना तो 1602 में, यानी कि बाद में होती है, लेकिन उनसे भी जल्दी जाते हैं ये, तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरी ओर डच, 3 तो हमने देख लिया, पुर्तगाली हो गए, अंग्रेज हो गए, डच हो गए। अब आ गए डेनमार्क। डेनिश, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में होती है, और ये ज्यादा कुछ नहीं करते हैं भारत में, थोड़े दिन के लिए शासन होता है, लेकिन फिर बाद में ज्यादा नहीं कर पाते हैं और ये चले जाते हैं, या फिर अपने काम में उधर दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों तक ये सीमित रहते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर है फ्रांसीसियों के साथ में अंग्रेजों की लगातार लड़ाई होती है भारत में, और कहीं ना कहीं इसमें
टीपू सुल्तान का भी ये साथ देते हैं। टीपू सुल्तान भी इनसे सहायता भी लेता है, और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई भी बहुत बार होती है जिसमें फ्रांसीसी भी साथ में देते हैं। तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो वहां पर इंग्लैंड में या फिर कह सकते हैं यूरोप में जो युद्ध हो रहा था, उसी के कारण यहाँ पर भी भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, जिनको हम सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं, बाद में होती है। और इसी तरीके की इन लड़ाइयों को बाद में समाप्त, जैसे वहाँ युद्ध समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर भी यह समाप्त हो जाता है। तो फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना होती है वो होती है 1664 ईस्वी में, और आते हैं 1668 में। 1668 ईस्वी में ये भारत में आते हैं। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, सभी पॉइंट्स एक एक करके आप जो समझ रहे हो पूरे फैक्ट के साथ में हम देख रहे हैं, पूरे फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक करके इन सबको आप नोट करते जाओ और याद करते भी जाओ। इसके बाद में आपको एक टेस्ट की श्रृंखला शुरू होगी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और उनका सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा दिया है इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से एक के बाद एक अपन लेकर आएंगे सीरीज। इसी के साथ साथ स्कूल लेक्चरर पीजीटी नेट के लिए भी हम बहुत अच्छे से होलिस्टिक तैयारी करेंगे यहाँ पर फ्री में नेट, और स्पेशली जो आने वाला एग्जाम है EMRS वाला, उसके लिए यहाँ पे फ्री में पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ में मिल जाएगा। तो अब देखो, आप एक बार इनके व्यापारिक कारखानों को भी जान लेते हैं, कौन सा कहां पर है, और उनको भी एक बार हम जान लेते हैं। तो ये भारत हो गया, ठीक है, ये भारत। अब इस भारत में आप लोगों को हमने देखा कि इधर से जो पश्चिमी घाट था, अंग्रेज कहां से आते हैं, पश्चिम की तरफ से आते हैं, पुर्तगाली भी पश्चिम की तरफ से, यानी कि यूरोपियन जितने भी थे वो पश्चिम की तरफ से ही आते हैं। तो हम उनके पूर्व में हो गए, इसीलिए इन कंपनियों का नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पूर्व की तरफ जो व्यापार करने वाली कंपनी है वो। तो और पूर्व के देशों को इंडिजी कहा गया है एक्चुअली। तो जब भी ये आते थे, पुर्तगाली भी आए, अंग्रेज भी आए, या और भी जो भी जितने भी आए, तो वो सब लोग इधर ही अपने व्यापार के कारखाने बनाते चले गए, यहां पर और यहां पर। अब देखो आप, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे, मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि भारत में व्यापारी कारखाना पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले कहां पर खोला गया। व्यापारियों के द्वारा, पुर्तगाली व्यापारी करने जब भारत आते हैं तो व्यापार के रूप में उनके द्वारा जो अपना व्यापारी कारखाना, फैक्ट्रियां या गोदाम कह सकते हो सकता है अभी इन चीज़ों के आप समझे नहीं हो। एक्चुअली क्या होता था, ये व्यापारी कारखाना, कोठियां या फिर मैं फैक्ट्री, इन सब का जो प्रयोग कर रहा हूं, इनका मतलब ये होता है कि जो ये भारत में व्यापार करते थे ना, उस व्यापार का जो माल लदान किया जाता था जहाजों में, उसको इकट्ठा किया जाता था। इन हाउस, वेयर हाउसेज होते थे एक तरीके से, ये तो इन हाउसेज में रखा जाता था उसको, और यहाँ से फिर जहाजों में लदान किया जाता था। कच्चा माल या पक्का माल, जो भी माल आता था उसको पहले यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था, और यहाँ से फिर उसको विदेशों में यानी कि यूरोप में भेजा जाता था। और वो जो एक जगह होती थी उसको क्या कहा गया, वेयर हाउसेज, यानी कि कोठियाँ, व्यापारी कोठी या फैक्ट्रियाँ। और बाद में धीरे धीरे करके ये इन जगहों को किले बंद करने लगते हैं, जिससे बाद में भारत में लड़ाइयाँ शुरू होती है, और वहीं से इनका व्यापारिक मकसद धीरे धीरे राजनीतिक मकसद के रूप में परिणत होता हुआ भी हमें दिखाई देने को लगता है। तो दोस्तों, पुर्तगालियों के द्वारा अपना व्यापारी कारखाना जो खोला गया था सबसे पहले, वो कालीकट में खोला गया था। पुर्तगाली ये पुर्तगाली थे कालीकट में, और दूसरा इनका व्यापारी कारखाना कैन्नौर में था, यह भी केरल में ही है, 1503। अब देखो इधर यह था मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम भी इसको कहते हैं।
मछलीपट्टनम भी इसको कहा गया है। तो यहां पर जो व्यापारी कारखाना खोला गया बाद में, वो किसके द्वारा खोला गया, अब आप लोग मुझे बताएंगे। मैंने पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया है पिछली क्लास में, अभी इससे पहले जो देख रहा था। तो आप बताओ मुझे, यहां पर जो है अंग्रेजों के द्वारा 1608 ईस्वी में खोला जाता है। अंग्रेज 1608 ईस्वी में, और 1605 ईस्वी में यहीं पर डेनमार्क के द्वारा खोल दिया जाता है। डेनमार्क के द्वारा ऑलरेडी इनसे पहले यहां पर खोल दिया जाता है। और एक और जगह पड़ती है दोस्तों, ट्रेवनकोर। ट्रेवनकोर जो पांडिचेरी में पड़ता है। यहां पर डेनिस नहीं ट्रेवनकोर में भी एक व्यापारी कारखाना खोला जाता है पांडिचेरी में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा, यानी कि अलग अलग व्यापारी कंपनियों के द्वारा इनकी व्यापारी कोठियां खोली जाती है। फ्रांसीसियों के द्वारा सूरत में 1664 ईस्वी में खोली गई, और अंग्रेजों के द्वारा सूरत में भी एक व्यापारी कोठी 1613 के आसपास खोली गई। अंग्रेज यानी कि सूरत में जो व्यापारी कोठियां थी वो अंग्रेजों की भी थी और फ्रांसीसियों की भी थी। फ्रांसीसी तो अंग्रेजों की भी हो गई, फ्रांसीसियों की भी हो गई। सूरत में, मछलीपट्टनम में अंग्रेजों की भी है और डेनमार्क की भी है। इधर कालीकट में, कैनौर में पुर्तगालियों की भी व्यापारी कारखाने हैं। सभी अपने अपने जगह पर ये व्यापारी कारखाने खोल रहे हैं धीरे धीरे करके। और भारत में इस वक्त का जो शासन चल रहा था, मुगलों का शासन था भारत में। भारत में इस समय मुगल साम्राज्य का शासन था। भारत में इस समय मुगल साम्राज्य का शासन था। और मुगल शासकों में कौन थे यहां पर, उनको अब एक एक करके थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। उनमें शुरू में अकबर के समय शुरुआत होती है। अकबर, फिर जहांगीर के समय इनके कारखाने शुरू होते हैं, यानी कि इसके बाद तो फिर होते ही जाते हैं शाहजहां और औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब तक तो ये लोग कंट्रोल रहते हैं एक तरीके से। औरंगजेब तक तो जो व्यापारी थे, यानी ऐसे कह सकते हैं यूरोपीय व्यापारी जो थे, ये कंट्रोल रहते हैं। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में, तो इसके बाद में क्योंकि इनका प्लान धीरे धीरे ये जो इनके व्यापारी कारखाने होते हैं उनको किलों में परिणत करने की कोशिश करते हैं, जिनसे बाद में इन शासकों के बीच में और इन यूरोपियंस के बीच में कुछ टकराव भी पैदा होने लगता है। और आगे जाकर के इस तरह के अनेक घटनाक्रम हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख रहे थे भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यूरोपियन कंपनियां किस मकसद से भारत में आती है, उनका क्या मकसद रहता है, क्या कारण रहता है, उनमें हमने देखा कि यूरोपियन कंपनियों के आने के कारण, भारत में आने का कारण, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। यूरोप में मानवतावाद, पुनर्जागरण, भौगोलिक खोजें और आविष्कार लगातार हो रहे थे। उन वजहों से यह भी एक इनकी वजहें रही थी। दूसरी तरफ यूरोप में और भी अनेक ऐसे काम थे जिस वजह से ये इस इष्ट के साथ में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। तो ये भी कारण थे। अब कारणों के बाद में अगर देखें तो किस तरीके से ये भारत की खोज करते हैं। वास्को डी गामा भारत की खोज करता है जहाज के माध्यम से। 2-3 प्रयास होते हैं पुर्तगालियों के द्वारा, उसके बाद में फिर भारत में शुरू करते हैं ये काम। तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आता है और भारत आने वाले यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे अंत में भी यही जाते हैं।
तो भारत आने वाले यूरोपियन सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली। और इनके बाद में सबसे अंत में जाने वाले भी कौन है? वो भी पुर्तगाली है। तो आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से ये भारत में आए। भारत आने वाले, एक ये पॉइंट लिख लेते हैं, भारत आने वाले यूरोपियन, भारत आने वाले यूरोपियन में सबसे पहले, भारत आने वाले यूरोपियन में सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली एवं सबसे अंत में जाने वाले, सबसे अंत में भी जाने वाले पुर्तगाली थे। तो आपके समझ में आया कि भारत आने वाले सबसे पहले भी कौन थे? पुर्तगाली थे, और सबके बाद में भी जाने वाले पुर्तगाली ही हो गए। तो इस तरीके से भारत में आने वाली यूरोपियन कंपनियों के बारे में हमने एक एक करके जाना, उनके कुछ फैक्ट्स को भी हमने जाना, उससे पहले इनके आने के कारणों को हमने जाना। और अब दोस्तों एक एक करके, जैसे पुर्तगाली हो गए, अंग्रेज हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, इन्होंने किस तरीके से भारत में शासन किया, इनकी व्यापारिक कोटियां कहां कहां पर हुई, किन किन लोगों के साथ में इनका युद्ध होता है, उन सबको एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। थैंक यू।